इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पॉइंट में हम देते हैं फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए चार्ज जो है टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। सो इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है एक पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है और डायरेक्शन क्या है। लेकिन अगर आप एक सरफेस में जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट एक सरफेस में क्या है, मैं एक पैरेलल कंपैरिजन करता हूं। सपोज नदी में पानी फ्लो कर रहा है, नदी में पानी फ्लो कर रहा है, आप एक पॉइंट पर अगर लेते हैं तो आपको पानी का स्पीड पता चलता है और डायरेक्शन पता चलता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इंटेंसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चलता है। लेकिन अगर आपको ये एरिया लेते हैं और चाहते हैं कि इस एरिया से कितना पानी फ्लो कर रहा है, नदी में पानी ऐसा फ्लो कर रहा है, और आप एक एरिया लेते हैं कि ये एरिया के से कितना फ्लो कर रहा है, तो डिपेंड करता है दो चीज के ऊपर। एक जो एरिया आपने लिया उसका वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, और उसका दूसरा जो है उसका ओरिएंटेशन क्या है। अगर आप ऐसा एरिया लेंगे तो ज़्यादा वाटर उसके अंदर से क्रॉस करेगा, अगर आप एरिया को ऐसा लेंगे तो कोई वाटर इसके अंदर से नहीं जाएगा। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका विजुअलाइजेशन के लिए हम फील्ड लाइंस लेते हैं, फील्ड लाइंस लेते हैं, और कोई भी एरिया में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, अगर मैं इसको बोलूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, फील्ड लाइंस अपने आप में एक क्वालिटेटिव बात है। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, तो ये डिपेंड करेगा फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम ज़्यादा दिखा सकते हैं। एरिया आपने जो लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और एरिया का ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर एरिया को आपने ऐसा रख दिया तो कोई फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं करेगा, अगर आप ऐसा रखा तो ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। तो इफेक्ट ऑफ फील्ड ओवर एन एरिया अगर हमको देखना है तो वो जो है एरिया फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया का वैल्यू और ओरिएंटेशन। तो यहाँ हम एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं एरिया वेक्टर। सो पहले प्लेन एरिया के लिए ले लेते हैं। ये सपोज एक प्लेन एरिया है, तो एरिया वेक्टर हम डिफाइन कैसा करते हैं, हम अगर इसके जो पेरीमीटर में इस तरह से मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर राइट हैंड का फिंगर्स को उस तरफ हम कर्ल करें तो जो थंब का डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। यूजुअली इस चैप्टर में एरिया वेक्टर को सिंबल एस यूज करते हैं। सो ये जो है परपेंडिकुलर रहेगा, गिवन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इस सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड होगा। सो एरिया वेक्टर क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस and having magnitude same as the surface area। अब डिफाइन करेंगे इफेक्ट ऑफ फील्ड ओवर एन एरिया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल फाई ई यूज किया हूं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाद में एक टर्म और आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पर मैं बी यूज करूंगा। सो सपोज एक सिंपल केस से लेता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक एरिया है, और एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। सपोज ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, और ये एरिया, ये फील्ड। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्पेशल केस है, जनरल केस नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेन एरिया है, दोनों ही हम पर्टिकुलर केसेस लिए। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक प्लेन एरिया रखा जाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है कॉस थीटा होता है, यानी कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो फ्लक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा। सो थीटा अगर लेस देन 90 मतलब फील्ड जो है बाहर की ओर जा रहा है, इमर्जिंग आउट ऑफ दिस सरफेस। और थीटा अगर मोर देन 180 है मतलब ये इधर नहीं रहेगा, मोर देन, ये एरिया है, मोर देन 180 मतलब आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो एंगल जो है मोर देन 90 हो जाएगा। सो मोर देन 90 मतलब फील्ड इज इनटू द पेपर, इनटू द सरफेस। इन दैट केस एंगल जो है मोर देन 90 हो जाता है और कॉस मोर देन 90 नेगेटिव होता है। तो कोई भी सरफेस अगर आप ले रहे हैं, कोई भी सरफेस अगर आप ले रहे हो और उस सरफेस से फील्ड लाइंस अगर सब बाहर की ओर आउट एमर्ज हो रहा है तो उस सरफेस के साथ फ्लक्स जो है पॉजिटिव है। और पूरा फील्ड लाइंस अगर एंटर कर रहा है गिवन सरफेस को तो उस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नेगेटिव है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक रीजन में मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3i माइनस 4j प्लस 5k यूनिट्स, SI यूनिट्स। SI यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इस रीजन में एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, एक क्यूब ले लेते हैं, क्यूब जिसका एरिया जो है से 4 मीटर स्क्वायर है और ये जो है XY प्लेन में। अगर XY प्लेन में है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? अलोंग Z एक्सिस होगा। तो पॉजिटिव Z एक्सिस होगा तो एरिया वेक्टर जो है वो आपका हो जाता है 4k, अगर नेगेटिव Z एक्सिस होगा तो -4k। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें एरिया दिया गया है और हमें पूछा गया है इस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E डॉट S। सो डॉट प्रोडक्ट लीजिए, डॉट प्रोडक्ट I नहीं है 0, J नहीं है 0, ये हो जाएगा 5 × 4 20। सो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? कोई भी एक ले लीजिए, वोल्ट पर मीटर, और एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। सो एक कट जाएगा 20 वोल्ट मीटर, राइट। लेकिन आमतौर पर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात हम करते हैं हमेशा एक क्लोज सरफेस लेते हैं। ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस से मान लेते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमेशा एक क्लोज सरफेस के साथ डिस्कस करते हैं। क्लोज सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस, नेट फील्ड लाइंस जो है बाहर की ओर निकलता होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्लोज सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज नेगेटिव है तो नेट फील्ड लाइंस जो है एंटर करता होगा, फ्लक्स नेगेटिव होगा। और नेट चार्ज अगर 0 है तो जितना फील्ड लाइंस निकलता होगा उतना एंटर करता होगा तो फ्लक्स जो है 0 है। सो ये क्लोज सरफेस के अंदर है, इसके अंदर कुछ भी चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस चार्जेस की वजह से या बाहर की चार्जेस, किसी भी चार्जेस की वजह से वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस जगह पर कुछ इस तरह से है और एक छोटा सा रीजन अगर लेते हैं, क्लोज सरफेस को आप इनफाइनाइट स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं? थोड़ा देर पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है प्लेन सरफेस के लिए डिफाइन किए थे, और कोई भी अगर कर्व्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस को आप इनफाइनाइट स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो ईच सेक्शन जो है नियरली एक प्लेन सरफेस हो जाता है। इन स्मॉल सा सेक्शन है जिसको हम ds सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। क्लोज सरफेस है, इसकी बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस एरिया का, इस सरफेस का एरिया के साथ बराबर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी थोड़ा देर पहले हमने प्लेन सरफेस के लिए डिफाइन किया था।
लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमेशा हम क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन करते हैं, और एक क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस को हम अगर इनफाइनाइट स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो ईच सेक्शन जो है, कोई भी एक सेक्शन ले लो, कोई भी एक सेक्शन ले लो, वो नियरली एक प्लेन जैसा दिखाई देगा। इसका एरिया वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा सरफेस एरिया, और डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होगा, और हर जगह E और ds के बीच में एंगल्स अलग अलग होगा। तो एक छोटा सा सेक्शन में फ्लक्स जो है, ये छोटा सा सेक्शन जिसको हम नियरली प्लेन ले सकते हैं, उसमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो पूरा क्लोज सरफेस में, पूरा क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन क्लोज सरफेस का हम लिमिट्स कैसा लेंगे? सो क्लोज सरफेस को लिमिट्स नहीं लेते हैं, इंटीग्रल साइन में एक सर्कल यहां डाल देते हैं। ये सर्कल का मतलब होता है कि जो सरफेस जिस पर हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना है, तो ये सरफेस जिसके ऊपर हमको इंटीग्रेट करना है वो एक क्लोज सरफेस। सो जो सर्कल साइन इन द इंटीग्रल इंडिकेट्स द सरफेस विच यू आर टेकिंग इज ए क्लोज्ड वन। तो ये फ्लक्स है क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, नेट चार्ज अगर नेगेटिव है तो फ्लक्स नेगेटिव है, नेट चार्ज अगर जीरो है तो फ्लक्स नेगेटिव जीरो। अब डिस्कस करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ बताता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस लिया जाए, कोई भी क्लोज सरफेस लिया जाए, तो उस सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी अगर क्लोज सरफेस अगर आप लेते हैं, याद रखिए सरफेस जो है, क्लोज सरफेस जो है 3 डायमेंशनल होता है, ये प्लेन जैसा मत लीजिए, ऐसा कुछ है। यहाँ पर सपोज चार्ज Q1 है, यहाँ माइनस Q2, यहाँ Q3, यहाँ माइनस Q4, यहाँ Q5 है। तो ये जो क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है इस तरह से, इसके अंदर इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए E डॉट ds। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या है? Q1, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक एडिशन होगा, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ये तीनों चार्ज एनक्लोज्ड है, ये दोनों चार्ज बाहर है, बाहर का चार्ज नहीं लेंगे। सो नेट फ्लक्स जो है ये है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस एक्सप्रेशन में जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक छोटा सा सरफेस अगर आप यहां ले लेते हैं, ये ds है और मान लेते हैं ये E है। सो ये जो E है, ये E जो है E ds का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, E is the field due to both enclosed and outside charge। सो ये E जो है नेट फील्ड है, नेट फील्ड, इसको आप याद रखिएगा। तो फ्लक्स में टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज ड्यू टू बोथ एनक्लोज्ड एंड आउटर। आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता होगा, ऐसा कैसा हुआ? जब आप चार्ज ले रहे हैं सिर्फ अंदर का, लेकिन फील्ड सबके लिए क्यों ले रहे हैं, अंदर और बाहर का? बहुत आसान है समझने का। एक सपोज एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, आप बाहर में एक चार्ज रख देते हैं, तो इसके चलते जितना फील्ड लाइन सेंटर करेगा, जितना फील्ड लाइन सेंटर करेगा, अगर एक कंडक्टर लेते हैं तो फिर अंदर में फील्ड लाइंस नहीं होगा, जितना फील्ड लाइन सेंटर करेगा उतना लीव करेगा। तो नेट जो है, एंटरिंग क्या होता है नेगेटिव फ्लक्स, लीविंग क्या होता है
पॉजिटिव फ्लक्स। सो इस तरफ आपका पॉजिटिव फ्लक्स है, इस तरफ नेगेटिव फ्लक्स, जीरो है। सो फ्लक्स सिर्फ अंदर की चार्ज की वजह से होता है, बाहर की चार्ज की वजह से जितना फील्ड लाइन्स एंटर करता है उतना फील्ड लाइन्स लीव करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पर है, वो दोनों के चलते अंदर वाला चार्ज के लिए और बाहर वाला चार्ज के लिए। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो बाहर वाला चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप जीरो हो जाता है। बाहर वाला चार्ज के लिए जितना फील्ड लाइन एंटर किया था उतना लीव भी किया, इसलिए बाहर का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। अल्टीमेटली सिर्फ अंदर का चार्ज रह जाता है, क्योंकि अंदर में अगर चार्ज है कोई भी जगह, अंदर में खाली प्लस चार्ज है तो हर जगह फील्ड लाइंस लीव करेगा, नेगेटिव है तो हर जगह फील्ड लाइंस एंटर करेगा। सो गॉस लॉ जो बोलता है कोई भी क्लोज सरफेस अगर आप लेते हैं उसमें नेट फ्लक्स linked with the closed surface equal to total charge enclosed by the surface by epsilon naught, whereas उस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है is due to both enclosed and outside charge। ये है आपका गॉस लॉ। सो गॉस लॉ यूज करते वक्त हम कैसा यूज करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ तो बताता ये है E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जिस सरफेस को हम यूज करते हैं वो सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जिस सरफेस के ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई तो करना चाहते हैं, एक यूनिवर्सल लॉ हर जगह वैलिड है, क्या हम इस इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं? ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? क्योंकि ई डॉट से अगर कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहिए तो ये इंटीग्रेंड जो है इसी का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि ई जो है एस का फंक्शन होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। एक और केस में पॉसिबल है जब ई कांस्टेंट हो। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सिलेंडर है जिसका लेंथ एल है, रेडियस आर, और आपको दिया गया है कि सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकल रहा है, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकल रहा है और वैल्यू सेम है, सब जगह बाहर निकल रहा है, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा और इसका वैल्यू कर्व्ड सरफेस में सेम, और आपको पूछा गया है कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो गॉस लॉ अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन जो है तभी मुमकिन होगा जब ई कांस्टेंट होगा, या फिर ई किसी तरह से एस का फंक्शन होगा, जो आमतौर पर ई एस का फंक्शन जो है अनरियलिस्टिक लगता है। तो इस केस में अगर क्वेश्चन में दिया है कि ई जो है पूरा कर्व्ड सरफेस में सेम है, तो ई बाहर चला गया, कर्व्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा सर्कमफेरेंस इनटू लेंथ इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू एनक्लोज्ड हो गया E इंटू 2πRL बाय इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। सो पूरा क्लोज सरफेस में हमने फ्लैट सरफेस को नहीं लिया, क्योंकि फ्लैट सरफेस में सरफेस एरिया और E के बीच में एंगल 90 था, तो यहाँ फ्लक्स जुड़ा नहीं होगा। सो फ्लक्स जो है सिर्फ यहाँ जुड़ा होगा। क्यों जुड़ा होगा? यहाँ पर E और सरफेस दोनों पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट जो है cos 0 1 होता है। तो फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो लॉ है गॉस लॉ यूनिवर्सल है, हर कंडीशन में वैलिड है, वेदर ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, सब जगह वैलिड है। लेकिन यूजफुल तब होगा जब ये इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। ये वैलिड तो है, लेकिन क्या हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं? तभी जाके वो यूजफुल होगा। और इंटीग्रेशन तब कर पाएंगे जब ई जो है कांस्टेंट होगा या फिर ई फंक्शन ऑफ एस होगा। लेकिन ये फंक्शन ऑफ एस जो है बहुत कम चांसेस है, कहीं होता नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहने से बाहर निकाल लेंगे। सो डीएस का इंटीग्रेशन जो है टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ। सो सिर्फ कर्व्ड सरफेस में फील्ड नॉर्मल है तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ा। फ्लैट सरफेस में ये जो है सरफेस और ये पैरेलल है, तो कोई फील्ड लाइंस इसको काटेगा नहीं। सो फ्लक्स लिंक्ड विद द फ्लैट सरफेस जो है 0 हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस है, ये इस तरह से कुछ है, वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये वाई है, ये वाई है, ये जेड मतलब बाहर की तरफ।
एक्स वाई जेड आपको मालूम होगा, एक्स में फिंगर्स रख के वाई की तरफ लीजिए, थंब जेड एक्सिस होता है, यानी कि ये बाहर की तरफ। और यहां पर आपको एक क्यूब दिया गया है, क्यूब दिया गया है, क्यूब दिया गया जिसका साइड का लेंथ है ए, राइट। और ये कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं x1, तो जाहिर है कि ये हो जाएगा x1 प्लस ए। और दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू क्या है, मान लेते हैं वैल्यू दिया गया है b इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपको पूछा गया कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज, और हम निकालेंगे गॉस लॉ यूज करके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहां फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, तो इस सरफेस के साथ फ्लक्स नेगेटिव होगा। यहां फील्ड लाइंस निकल रहा है, इस सरफेस के साथ फील्ड लाइंस पॉजिटिव होगा। कितने सरफेसेस है क्यूब के, 6 सरफेसेस। 6 सरफेसेस में सिर्फ ये 2 सरफेस नॉर्मल है, ये जो सरफेस है ये पैरेलल हो गया। पैरेलल होने से इसमें कोई लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस जो है इसको क्रॉस नहीं करेगा। इसका एरिया वेक्टर जो है, इसका एरिया वेक्टर जो है फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो यहां जो 6 सरफेस है, 6 सरफेस में सिर्फ ये 2 सरफेस में फ्लक्स लिंक्ड है, इसमें नेगेटिव फ्लक्स लिंक्ड है, इसमें पॉजिटिव। तो पहले यहां ले लेते हैं। तो यहां पर x का वैल्यू कांस्टेंट है bx1 स्क्वायर, और इसका एरिया जो है क्यूब है, साइड लेंथ a है, तो एरिया हो गया a स्क्वायर। सो यहां फ्लक्स हो जाएगा E इंटू एरिया, एरिया कितना है a स्क्वायर, और फील्ड लाइंस क्या है, एंटर कर रहा है नेगेटिव। अब यहां लेते हैं, यहां पर यहां का कोऑर्डिनेट्स कितना है, x1 प्लस ए, सो x1 प्लस ए होल स्क्वायर, और उसको एरिया भी सेम है, एरिया ए स्क्वायर है। और यहां पर फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, निकल रहा है पॉजिटिव। सो नेट फ्लक्स हो गया, ऐड कर देंगे। तो ये दोनों को ऐड करने से इनफैक्ट सब्सट्रैक्शन हो गया, जो भी आएगा। सो नेट फ्लक्स जो है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो गया आपका b इंटू x1 प्लस ए होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी x1 स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्यूब। तो कभी कभी गेस करने के लिए भी आपको दे देता है, ये तो मैथमेटिकली निकल गया। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सपोज एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है जिसका सेंटर में चार्ज क्यू है। तो आपको पूछा गया कि हेमिस्फीयर के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, कितना फ्लक्स हेमिस्फीयर का सरफेस को देके पास करता है। तो जाहिर है कि इस तरह से होगा और इधर भी होगा। तो यहां पर हम मैथमेटिकल नहीं करेंगे, लॉजिकल यूज करेंगे। एक इमेजिन कीजिए, एक इसी तरह का स्फीयर इस तरफ है, इसी तरह का एग्जैक्टली आइडेंटिकल हेमिस्फीयर इस तरफ है, दूसरी तरफ है। अब क्या हो गया, ये पूरा क्लोज सरफेस हो गया। सो पूरा क्लोज सरफेस पे फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स हो गया। लेकिन हमें तो सिर्फ इस हेमिस्फीयर में मांगा है, ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर जो है इस चार्ज के लिए सिमेट्रिक है, मतलब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास करेगा। तो हमारे लिए हमें जो हेमिस्फीयर दिया गया उसमें फ्लक्स जो है बाई 2 हो जाएगा, यानी कि Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी फील्ड वेरिएबल भी देता है, वहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो कभी कभी क्वेश्चंस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक स्फीयर दिया गया है,
जिसका रेडियस जो है r है, ये O है। और आपको दिया गया है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो जो है कुछ इस तरह से है, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, मतलब वेरी कर रहा है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मालूम है, तीन तरह का डेंसिटी हम इलेक्ट्रिसिटी में लेते हैं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ यूज करते वक्त आप जो सरफेस चूज करते हैं वो कंटिन्यूअस चार्ज में पास कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट चार्ज में नहीं पास करना है। कोई भी एक फिक्स्ड चार्ज आपको डिस्क्रीट वैल्यू दिया है कि 10 माइक्रो कूलम, उसके ऊपर से देके नहीं जाना चाहिए। कंटिन्यूअस चार्ज में आप यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में चार्ज जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, चार्ज डेंसिटी इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसा आर का वैल्यू बढ़ रहा है चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो हम पहले टोटल चार्ज निकाल लेंगे। एट ए डिस्टेंस आर हम एक छोटा सा स्पेरिकल शेल ले लेते हैं, जिसका थिकनेस जो है डी आर। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, होल सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, और उसमें चार्ज क्या हो जाएगा, बिकॉज आपने थिन सेल लिया, सो उस थिन रीजन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप कांस्टेंट ले सकते हैं। सो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चार्ज हो जाएगा। और टोटल चार्ज यहां से लेकर यहां तक का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लीजिए, 0 से लेकर r तक इंटीग्रेशन कर लीजिए। r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, r4/4। सो ये हो गया आपका 4 पाई रो नॉट r4/4। सो चार्ज एनक्लोज्ड हो गया, 4 कट जाएगा, पाई रो नॉट r4, ये चार्ज एनक्लोज्ड। अब गॉस लॉ यूज कीजिए, Q enclosed by epsilon naught। सो E, यहां पर आप इस सरफेस को ले रहे हैं, इस सरफेस का एरिया हो जाएगा, E सभी जगह कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया पाई रो नॉट r4 बाई एप्सिलॉन नॉट। सो आपका पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा रो नॉट r स्क्वायर, पाई कट गया 4 एप्सिलॉन नॉट। सो ये था गॉस लॉ। हम गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। उससे पहले ये जस्ट एलिमेंट्री था, जिस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। इससे पहले आप प्रैक्टिस पेपर बना लीजिए।